नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम जानेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार के बारे में, जिसमें प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी को डिस्कस करना है। इससे जो पिछली क्लास हुई थी हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार पर हुई थी, जिसमें हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को जाना था। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल कब से कब तक था, मध्यकालीन हिंदी का प्रयोग काल कब से कब तक था और आधुनिक हिंदी का प्रयोग काल कब से कब तक रहा। ठीक है। तो बात करें प्राचीन हिंदी की। प्राचीन हिंदी का प्रयोग काल माना जाता है 1100 ईस्वी या 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक है। मध्यकालीन हिंदी की बात करें तो ये 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है और आधुनिक हिंदी जो है वो 1850 से अब तक मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत संघ की जो राजभाषा है ना अपनी हिंदी, यानी अपने भारत संघ की राजभाषा हिंदी जो है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का मानक रूप है। किसका? खड़ी बोली का ही मानक रूप है। अब तक जितनी हमारी क्लास हुई हैं भारतीय भाषा परिवार पर, तो उसमें हमने सिर्फ भाषा के विकास को जाना है। अब हम जानेंगे कि भाषा के विकास का क्रम क्या था। ठीक है। एक मैंने यहाँ पर समरी के रूप में आप उसे कह सकते हैं। तो हम भाषा के विकास के क्रम को जानेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो इसके विकास क्रम की बात करें, ये तो आप सबको पता होगा कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। और इसी संस्कृत के दो रूप हैं, जिसमें एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत को ही हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। किसको? लौकिक संस्कृत को। लौकिक संस्कृत के बाद आई पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद निकला अभट्ट। और इसी अभट्ट के बाद आई थी हमारी सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी उपभाषा वर्ग से निकली थी एक वो खड़ी बोली, और इसी खड़ी बोली के मानक रूप को ही राजभाषा हिंदी का दर्जा दिया गया है। यानी इस संस्कृत से हिंदी तक आने में लगभग 3500 वर्षों की यात्रा करनी पड़ी। तो उन 3500 वर्षों की यात्रा में संस्कृत में कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ होगा, और उसी बदलाव को थोड़े थोड़े बदलाव के साथ हिंदी तक आने में इतना समय लग गया। ठीक है। अब हम जानेंगे हिंदी के जितने भी उपभाषा समूह हैं, हिंदी के उपभाषा समूह या उनके वर्ग और उनसे संबंधित हम बोलियों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि हिंदी के उपभाषा वर्ग कितने हैं? 5। और इन 5 उपभाषा वर्गों में कितनी बोलियाँ आती हैं? 17 बोलियाँ आती हैं। कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में 18 भी विकल्प दिया जाता है कि 18 बोलियाँ, तो आपको ऑप्शन में 18 ही टिक करना होगा। ठीक है। अब हम जानेंगे कि इन 5 उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पश्चिमी हिंदी की। किसकी? पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में आती है हमारी खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। यहाँ पर ये पश्चिमी लिखा है, सॉरी, ये पश्चिमी लिखा है। ठीक है। इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी 5 बोलियाँ आती हैं। खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बनाएं तो कब कब है, शॉर्ट ट्रिक से इसे कब कब है हम याद कर सकते हैं। अगला है राजस्थानी हिंदी। इस राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं हमारी 4 बोलियाँ, जिसमें मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी के ही अलग नाम है, जिसे हाड़ौती भी या ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें बिहारी हिंदी की, तो इस बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ABC, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक। आगे है पहाड़ी हिंदी। इस पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है KG, यानी कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। आइए हम अब जानेंगे कि इन बोलियों के क्षेत्र। ठीक है। अब तक हमने ये जाना है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, राजस्थान हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। ठीक है। तो अब हम जानेंगे इन बोलियों के बारे में, एक एक से हम इन बोलियों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कोई आपसे रचना दे देगा, कोई आपसे ग्रंथ दे देगा और पूछेगा कि ये ग्रंथ किस बोली में लिखा गया है। ठीक है।
और किस पश्चिमी किस हिंदी उपभाषा वर्ग में लिखा गया है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे खड़ी बोली के बारे में। किसके बारे में? खड़ी बोली के बारे में। इस खड़ी बोली के अन्य नाम भी हैं, इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। और वो दूसरे नाम कौन कौन से हैं? इसे कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को ही कौरवी कहा था। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने और भोलानाथ तिवारी ने। यानी राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। ठीक है, इसे सरहिंदी भी कहा जाता है। सरहिंदी कहा गया था इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। धीरेन्द्र वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली को ही सरहिंदी कहते हैं। क्या कहा था? सरहिंदी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदी कहा। क्या कहा था? वर्नाक्यूलर हिंदी। ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी इन्होंने कहा था इसे जनपदीय हिंदुस्तानी। अगर इसके क्षेत्र की बात करें या केंद्र की बात करें तो इसका जो केंद्र है वो है मेरठ का सीमावर्ती क्षेत्र। इसकी उपबोलियां हैं पहली पहाड़ताली और बिजनौरी। इसके लगभग वक्ता देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उपबोलियाँ इम्पोर्टेंट जरूर है। इसकी उपबोलियां हैं पहाड़ताली और बिजनौरी। ठीक है। खड़ी बोली में ही प्रथम गद्य रचना हुई थी 1326 से 1423 तक। 1326 से 1423 तक प्रथम गद्य रचना खड़ी बोली में ही शुरू हुई थी और वो थी मिराजुल आस्कीन। प्रथम गद्य रचना मिराजुल आस्कीन, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज। ठीक है, गेसुदराज ने ही लिखा था मिराजुल आस्कीन। अब हम बात करें खड़ी बोली के प्रथम कवि। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो हमारा आंसर होगा अमीर खुसरो जी। कौन? अमीर खुसरो जी। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास, और ये किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरजौत जी के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम महाकाव्य की बात करें तो वो प्रिय प्रवास हो गया, लेकिन अगर प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करें तो प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जो खड़ी बोली है ना, इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप से हुआ है। अब ये इसका क्षेत्र है। वैसे ये क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद है हमारा मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, अमरोहा, बिजनौर, हरिद्वार, देहरादून, उसके बाद नैनीताल और उधम सिंह नगर। यानी इतने क्षेत्र में ये खड़ी बोली का प्रयोग होता है। ठीक है। अब आइए हम चलते हैं दूसरी बोली पर। अब हम जानेंगे ब्रजभाषा के बारे में। ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसके अंतर्गत पांच बोलियां आती हैं। ठीक है, जिसमें से दूसरी है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को ही काव्य भाषा कहा जाता है और इसका केंद्र है मथुरा। ब्रजभाषा जो है वो मध्य सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। ये प्रश्न पूछा गया है कि ब्रजभाषा अपभ्रंश के किस रूप से प्रभाव विकसित है, तो हमारा मध्य सौरसैनी अपभ्रंश से। किससे? मध्य सौरसैनी से। लेकिन खड़ी बोली किससे थी? उत्तरी अपभ्रंश से। ठीक है। अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो जो ब्रजभाषा है वो हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। किसकी दृष्टि से? साहित्य की दृष्टि से। ठीक है। साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे ब्रजबोली न कहकर ब्रजभाषा की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? साहित्यिक महत्व के कारण ही। अगला पॉइंट है, मध्यकाल में इस भाषा में अखिल भारतीय विस्तार पाया गया। पाया गया। ठीक है। इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे अंतर्वेदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्वेदी। ये पूछा गया प्रश्न है कि ब्रजभाषा का अन्य नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा अंतर्वेदी। दूसरा माधुरी या नागफनी। इसकी उपबोलियों की बात करें, इसकी उपबोलियां हैं जादूबादी, जिसे जादूबादी बोलते हैं, भरतपुरी, ढोलपुरी, ये इंपॉर्टेंट है, कठेरिया, बुक्सा, सकरवाड़ी, डांगी, ये इसी की उपबोलियां हैं। अब आइए चलते हैं, हम इसमें जानेंगे कि ब्रजभाषा में लिखा गया ग्रंथ या लिखा की गई रचना कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि रचनाओं से प्रश्न पूछा जाता है आपसे। विकल्प में ये पूछ सकता है
कि दी गई निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी रचना है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक, एक तरफ हमने कवि लिखे हैं और दूसरी तरफ हम उसके रचित ग्रंथ या रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी ने लिखा था सूरसागर, भ्रमर गीत, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। ठीक है, ये सब किस में लिखे गए हैं? ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास जी ने कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली ये भी ब्रजभाषा में ही लिखे गए हैं। यानी कृष्ण जी से संबंधित कोई भी ग्रंथ, कोई भी रचना हो गई, वो ब्रजभाषा में ही लिखी गई है। नेक्स्ट हुए थे रसकान ने लिखा था प्रेम वाटिका और रसकान सुजान रसकान। ठीक है, नेक्स्ट हुए थे रहीम जी ने लिखा है रहीम दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोटा, मदनाष्टक और बरबई नायिका। ये सभी रचनाएं किस में हुई थी? ब्रजभाषा में। अगले हैं हमारे केशव दास को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का प्रेत कहा है। यानी केशव दास का ही उपनाम है काव्य का प्रेत किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने जो रचनाएं करी थी उसमें रसिक प्रिय, कवि प्रिय, नक्शिका, रामचंद्र का, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर का रसचंद्र का, ये सभी की सभी रचनाएं केशव दास जी की हैं, जिन्होंने ये रचनाएं ब्रजभाषा में करी थी। ठीक है, अगले हुए हमारे बिहारी जी ने करी थी बिहारी सतसई की रचना। बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखा। नेक्स्ट हुए थे घनानंद रीतिकाल की अंतिम काव्यधारा की रीति मुक्त श्रेणी के अग्रणी कवि हैं। किस श्रेणी के? रीति मुक्त श्रेणी के अग्रणी कवि हैं घनानंद। और घनानंद ने ही लिखा था सुजान हित, सुजान सागर और बृहलीला। ठीक है, ये रसकान जी की रचना है, घनानंद जी की। अगले हुए थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य की रचना ब्रजभाषा में की थी और गद्य की रचना खड़ी बोली में। यानी भारतेंदु जी ने जो काव्य लिखा था वो तो ब्रजभाषा में लिखा था और जो गद्य लिखा था वो लिखा था खड़ी बोली में। ठीक है, अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं, जिसमें प्रेम माधुरी, होली, उत्तरार्ध भक्तमाल, वर्षा विनोद, प्रेम मालिका, दशरथ विलाप, दान लीला, बंदर सभा और गीत गोविंद आनंद, ये सभी की सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं और ये रचना लिखी गई थी या ये रचनाएं की गई थी ब्रजभाषा में। अगले हुए थे नंददास जी ने लिखा था रूपमंजरी भी हमारी ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न इसी प्रकार का पूछेगा, आपको 4 रचनाएं दे देगा और आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी रचना है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है, इस प्रकार से वो आपसे प्रश्न पूछेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स के थ्रू ही आप रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम जानेंगे कन्नौजी बोली के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।